दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई मशीन है तो वो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमें करोड़ों का शरीर है बट एब्सोल्युटली फ्री में मिला है। कि 50 के बाद अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बात के पीछे क्या रीज़न है? 50 के बाद क्यों ध्यान देने की ज़रूरत कि है? हेल्थ 90% इमोशंस है और सिर्फ 10% बाकी सारी चीज़ें हैं, जिसमें डाइट एक्सरसाइज आ जाएगा। कोई भी पूरी बॉडी होती है, सबसे पहले जो फैट आता है, बैली फैट पहले आता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर आप इमोशनल लाइफस्टाइल दोनों को बैलेंस करके चलोगे, आप एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे। अगर आपको 15 साल लगे तो आप 15 महीने दीजिए। लोग रिड्यूस तो कर लेते हैं पर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, मैं खुश कैसे रहूं, मुझे नहीं आता है। तो उसके केस में उससे भी बेटर एक इमोशन है जो आप सबके लिए आसान है, दैट इज कहीं ना कहीं हम अपनी ही दिशा को ठीक करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंडिया में और दुनिया में कुछ ऐसी अच्छी ब्रांड्स की जो अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन भी दे रहे हैं। सो अगर आपको मिले देन व्हाई नॉट। वुमेन्स के पास समय ही नहीं है अपने आप को फिट रखने का। तो ये जो समय का फैक्टर है, क्या पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है? नमस्ते भारत। आज हम एक ऐसे मिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया को ना सिर्फ हेल्थ बल्कि एक फिट भारत की तरफ ले चल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिट भारत की फाउंडर मैम शिवांगी का, जो कि ना सिर्फ फिट भारत के एक विजन के साथ आगे चल रही हैं, बल्कि उनके पूरे विजन को देखने के बाद मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि जहां भारत में इन महिलाओं को बोला जाता है कि परसेंटेज में इनके पास ज़्यादा फैट है या ये ज़्यादा इन्होंने अपनी फिजिक्स बिगाड़ ली है, ऐसे सिचुएशन में एक महिला होकर उन्होंने एक फिट भारत का विजन रखा। आइए उन्हीं से जानते हैं और एक वार्म वेलकम के साथ उनसे पूछते हैं कि उनके इस फिट भारत के पीछे क्या विजन है। सो मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सताक्षी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि आप एक बहुत बड़े विजन के साथ एक फिट भारत के मिशन पर हैं, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि ये फिट भारत के पीछे आपका क्या विज़न है और आप इसको कितना लॉन्ग टर्म देखती हैं और आप इसके पीछे का क्या रिजल्ट देखना पसंद करेंगी? मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई मशीन है तो वो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमें करोड़ों का शरीर है बट एब्सोल्युटली फ्री में मिला है। तो हम शायद उतनी कदर नहीं करते। तो मेरा बस एक ही फिट भारत मिशन में गोल है कि 2047 जब हम आज़ादी के 100 साल कंप्लीट करेंगे, तब मैं जेन्युइनली लोगों को सही वाली आज़ादी देना चाहती हूँ। आज़ादी बीमारियों से, आज़ादी मोटापे से, आज़ादी गलत आदतों से, और एक फिट भारत, एक फिट सेल्फ की ओर लेकर जाना चाहती हूँ। ओके, मतलब देखा जाए तो ना सिर्फ हम आज़ाद हुए हैं बाकियों से, बल्कि सही मायने में आपने कहा कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने बंधने की बात करी या कहीं ना कहीं ब्लॉक होने की बात कही है। फिट रहना या एक फिजिक्स बॉडी में कहते हैं कि आप इमोशंस, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका इमोशंस डाउन जा रहा है या आप बहुत ब्लॉक कर रहे हो तो इसमें हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो आप एज अ फिटनेस कोच इमोशंस को कितना रिलेट करती हैं कि हाँ ये इतना इम्पॉर्टेंट है? इमोशंस के साथ क्या आप इसको सिखाती हैं या आप इसको कैसे लेके जाती हैं? मैं हमेशा एक फॉर्मूला देती हूँ कि हेल्थ 90% इमोशंस है और सिर्फ 10% बाकी सारी चीज़ें हैं, जिसमें डाइट एक्सरसाइज आ जाएगा। आपने दो तरह के इंसान देखे होंगे। इंसान पहला जो है ऐसा होगा कि जो दुनिया भर के डाइट और एक्सरसाइज और टाइम पे सोना सब कुछ फॉलो कर रहा है, सही लाइफस्टाइल जी रहा है, बट तो भी उसके शरीर में दुनिया भर की बीमारियां भी है। क्यों? क्योंकि उसके इमोशन बहुत पुअर है, वो स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, बहुत ओवर थिंक करता है, गुस्सा करता है, तो बीमार है। बट दूसरा इंसान है जो शायद उतना डाइट एक्सरसाइज रूटीन उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, स्लीप उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, बट तो भी वो बहुत हेल्दी है, फिट है। क्यों? क्योंकि उसके इमोशन स्ट्रांग है, वो हमेशा खुश रहता है, अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसे स्पेंड करता है टाइम जिसमें उसे खुशी मिले, हॉबीज के पीछे वक्त बिताता है। तो हमें दोनों में से एक भी नहीं बनना है, हमें बीच का कॉम्बिनेशन बनना है कि जो अपने इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी फोकस करे और लाइफस्टाइल मास्टरी के ऊपर फोकस करे। अगर आप इमोशनल लाइफस्टाइल दोनों को बैलेंस करके चलोगे, आप एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे। करेक्ट है मैम, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे इस बात पे एंड बहुत ब्यूटीफुली आपने इसको समझाया भी है। इसी जगह पे मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर आपके इमोशंस किसी बड़े, जैसे एक सर्वे भी आया कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, सारी बीमारियाँ आपके इमोशंस से स्टक होने से होती है, तो हाउ कैन वी
डिफरेंशिएट, कैसे हम इसको अलग करेंगे कि कौन सा इमोशन या किस तरह से इसको कर पाएंगे कि ये चीज़ हमें डायबिटीज़ दे रही है, ये इस तरह की स्टकनेस हमें कैंसर दे रही है? क्या आप इसे एक्सप्लेन करें? सो बहुत सारे अलग अलग किस्म के जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस, वो अलग अलग बीमारियों के साथ जुड़े हुए हैं. जैसे एग्जांपल, अगर मैं नंबर 1 बुरा इमोशन, नेगेटिव इमोशन कहूँ इन द वर्ल्ड, दैट इज गिल्ट, दोष भावना. राइट. ये फील करना कि मेरी वजह से हुआ, या क्यों ऐसा मैंने किया, या वो मैंने क्यों नहीं किया, वो वाला जो फीलिंग है वो सबसे बुरा फीलिंग है. और उसी के बाद बाकी सारे फीलिंग आते हैं. तो गिल्ट के साथ कैंसर जुड़ा हुआ है. वैसे ही लैक ऑफ शुगर, यानी शुगर हमारे लिए है प्यार, लैक ऑफ स्वीटनेस इन लाइफ, जब आपको ऐसा लगता है मेरे लाइफ में कोई मिठास नहीं रही, इन अ वे लाइफ कड़वी हो चुकी है, जब ये फीलिंग आता है तो उनको डायबिटीज मेटाफिजिकली होने की संभावना बढ़ जाती है. जब आपके एक्सप्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आता है, थ्रोट एक्सप्रेशन का सेंटर है, तो उनको थायराइड होने की संभावना हो जाती है. पहले के ज़माने में सिर्फ फीमेल को ज़्यादातर थायराइड डिसऑर्डर्स होता था. अभी बात अलग है, क्योंकि अभी सभी को कहीं ना कहीं सप्रेशन वाला फीलिंग है. हार्ट रिप्रेजेंट्स लव, तो जिसको लैक ऑफ लव लाइफ में फील हो रहा है या लोनलीनेस फील हो रहा है, उनको हार्ट के इश्यूज होने की संभावना है. तो इतना टेक्निकल या इतना अलग 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 इमोशन में जाने की जरूरत नहीं है. आइडेंटिफाई करे कि यार क्या, जैसे सिंपल सा एक्ने है, वो आउटबर्स्ट ऑफ एंगर है कि आपने कुछ थोड़ा थोड़ा इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो खुद को लेकर या लाइफ को लेकर, तो आपको एक्ने आते हैं या पिंपल आते हैं. तो अगर एक उसका इलाज हो तो वो है रास्ता ढूंढिए कैसे आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं. अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके खुशी पाते हो, पुराना मूवी देख के, गाने सुन के, आपकी हॉबी परस्यू करके खुश रह सकते हो, ग्रेट. एंड इफ इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, मैं खुश कैसे रहूं, मुझे नहीं आता है, तो उसके केस में उससे भी बेटर एक इमोशन है जो आप सबके लिए आसान है, दैट इज ग्रैटिट्यूड. सुबह उठने के साथ या रात को सोने से पहले अगर आप कुछ नहीं तो 10 चीज़ों का, 5 चीज़ों का, 2 चीज़ों का एक चीज़, इंसिडेंट कि जिसमें कुछ अच्छा हुआ, जिसके लिए आप आभारी है, सिर्फ उतना लिखेंगे, आपके इमोशंस शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे एंड आपकी हेल्थ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी. करेक्ट. एंड ये बात सही है, पर जितनी ब्यूटीफुली आपने इसको एक्सप्लेन किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपने यहाँ क्या कि लेडीज़ ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करती थी, इसलिए उन्हें थायराइड होता था. ये एक सर्वे भी है कहीं ना कहीं कि जहाँ हमने देखा कि लेडीज़ ज़्यादा फैट गेन कर रही हैं, तो और मेंस कम कर रहे हैं. इसके पीछे का हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, या आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या रीज़न है, ये जो अंतर है दोनों के बीच में? सो फैट गेन होने की बहुत सारी वजहें होती है. बायोलॉजिकल भी होता है, लाइफस्टाइल रिलेटेड भी होता है, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप ना लेना वगैरह वगैरह. बट अगर हम उसके भी बियॉन्ड गहराई में जाए तो डेफिनेटली फैट का मतलब होता है प्रोटेक्शन. फैट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कोई ऐसी चीज़ों से जिससे आप डर रहे हो, या जब आपको ऐसा लगता है ना कि अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो अनफॉर्चुनेट है, मे बी आपने किसी को लूज कर लिया, या मे बी आपका बिजनेस लॉस हुआ, या मेंटली कुछ आपने ट्रॉमा फील किया, तब आप देखना वेट गेन इजीली हो जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज यू आर फियरिंग समथिंग, यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग. अब आपका बॉडी का सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होता है, प्रिमिटिव मैन से आया है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए रास्ते ढूंढता है. और एक रास्ता है लेयर बनाना फैट का, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि आप अब जो है एक ढाल बना रहे हैं कि आई कांट प्रोटेक्ट माई सेल्फ, लेट द फैट डू द जॉब. तो जब आप थोड़े से ऐसे इंसान बन जाते हो जिनके अंदर से फियर कम हो जाता है, जो थोड़ा ज़्यादा खुश रहता है, जो फोमो में नहीं रहता, तो उनका फैट लॉस करना कंपैरेटिवली इजी होता है. तो हमारे पास जितने भी फीमेल्स आते हैं ना, जैसे मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स है. पोस्ट प्रेगनेंसी फैट गेन हो जाना, मेनोपॉज का समय चल रहा है, पीरियड रिलेटेड इश्यूज है, तो बहुत फीमेल में वो मैटर करता है. बट किसी को भी कोई भी स्टेज में क्यों ना हो, सबसे पहले अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, फिर वजन बॉडी से बाद में कम होगा. यहाँ से अगर वजन कम हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वजन, गिल्ट का वजन या दुख का वजन जैसे यहाँ से कम होता है ना, बॉडी फॉलो करता है, फिर उसे डाइट करना, एक्सरसाइज करना भी अच्छा लगता है. करेक्ट. सो फीमेल के लिए मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि 3 ऐसे स्टेजेस आते हैं जो बॉडी का पूरा मैकेनिज्म चेंज कर देते हैं. पीरियड्स आना शुरू होते हैं तब, हर महीने जो आते हैं, फिर जब प्रेगनेंसी आती है पूरा बॉडी बदल जाता है, और फिर मेनोपॉज का समय आता है. तो ये तीनों जो है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल फेजेस ऑफ फीमेल है जो बॉडी को बदलते हैं. करेक्ट है.
आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि ब्यूटीफुल फेजेस हैं जिसको लोग स्ट्रेस में कहीं ना कहीं गिनने लगते हैं। करेक्ट। ठीक है, लोग ऐसी सब सिचुएशन आती है तो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अभी मेरा ये फेज़ है, अभी मेरा, इसको लोग इंजॉय नहीं करते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली और मुझे लगता है कि इन फेजेस को मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए निकाल देना चाहिए। एब्सोल्युटली। तीनों फेज को मैं क्या कहती हूँ, पीरियड जब शुरू होता है तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि वो आपका बॉडी परफेक्टली काम कर रहा है उसका सिग्नल है। यू नो, आपका बॉडी जो है वो हर महीने अपना कचरा साफ कर रहा है, बॉडी को रिजुविनेट कर रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान आप एक नए जीव को जन्म दे रहे हो, उससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है। और मेनोपॉज जो है वो सेकेंड इनिंग ऑफ योर लाइफ है कि आपने 50 तक अपने पूरे परिवार का और बाकी सबका ध्यान रखा, अब अपना ध्यान रखने का वक्त है। अच्छा, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि 50 के बाद अपना ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बात के पीछे क्या रीजन है, 50 के बाद क्यों ध्यान देने की जरूरत है? जनरली कोई भी फीमेल की अगर हम लाइफ देखें, एनालाइज करें, तो वो एक प्लीजर बन जाती है शुरुआत से ही, पीपल प्लीजर बन जाती है, क्योंकि उसको समाज ने, सोसाइटी ने शायद ये सिखाया हुआ है। तो जब वो छोटी होती है तब वो पहले अपने पापा को खुश करने की कोशिश करती है, फिर अपने भाई को खुश करने की कोशिश करती है, अपने टीचर को, अपने आसपास के लोगों को, पड़ोस को, सभी को, और फिर धीरे धीरे जाके जब शादी होती है अपने हस्बैंड को, इन लॉस को, बच्चे को, बच्चे के भी बच्चे को। तो उसकी पूरी जिंदगी कहीं चली जाती है कि घर पे जो मेहमान आए उनको कुछ ऐसा ना लगे। सो एक ट्रेडिशनल फीमेल की जो मैं बात कर रही हूँ, उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। इवन अ वर्किंग फीमेल ऑल्सो हैज समथिंग इन देयर माइंड, वो भी एक जो मदरली गिल्ट कहते हैं ना, कि मैं काम करूँ या बच्चे पे फोकस करूँ। तो वो सारी चीजें जो है हमेशा यू ओरिएंटेड हो जाती है, आई उसमें रहता नहीं है। तो एक फीमेल का आई का सर्कल बहुत छोटा होता है, आई पे फोकस ही नहीं होता। छोटा सा एग्जाम्पल है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं, तो रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर होगा उसमें 3 लोग ही डिसाइड जनरली करते हैं। मम्मी क्या कहेगी, बेटा तुमको जो खाना है मंगवा लो ना, मैं शेयर कर दूंगी। करेक्ट, एकदम। और मम्मी को अगर पूछते हैं, मम्मी तुम बताओ ना क्या खाने की, अरे कुछ भी, मुझे आपको क्या खाना है आप बताओ ना। तो वो कहीं ना कहीं आई को लास्ट में रखते हैं, बिकॉज दे फील कि अगर बच्चे खुश, हस्बैंड खुश, तो मैं खुश नहीं। मुझे ऐसा लगता है जब एक घड़ा खाली है तो दूसरे को कैसे वो कुछ दे सकता है। आपका घड़ा भरा हुआ है तभी तो आप लोगों को दे सकते हैं। तो अगर आप सही में लोगों को कुछ देना चाहते हैं तो पहले खुद को देना शुरू करना पड़ेगा। मैं सेल्फिश होने की बात नहीं कर रही हूँ, इन अ वे ये सेल्फलेस होना है, क्योंकि जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तभी जाके इनडायरेक्टली सबका ख्याल रख पाते हैं। करेक्ट, बहुत सही बात बोली आपने कि भरा घड़ा ही लोगों को दे सकता है। एक चीज़ यहाँ पे और जानना चाहूँगी, जैसे कि कोई भी पूरी बॉडी होती है, सबसे पहले जो फैट आता है वो आपका बैली फैट पहले आता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जनरली जो फीमेल्स होते हैं उनका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में फैट गेन पहले होता है, मेल्स में अपर पार्ट में ज़्यादा, यानी बेली में ज़्यादा होता है। ओके, बट सभी का टेंडेंसी डिफरेंट होगा। एप्पल शेप बॉडी एंड पेयर शेप बॉडी 2 किस्म के होते हैं। बट जनरली क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में फैट गेन होना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बेली बढ़ता है। अब देखना, मेन में जितना बेली होता है ना उतना फीमेल में जनरली कम कंपैरेटिवली देखने को मिलेगा, बट होता जरूर है। अब ये बेली फैट हो, हिप्स का फैट, थाइस का फैट क्यों बढ़ता है, इवन आर्म्स का फैट, ये क्यों बढ़ता है? सिंपल सा लॉजिक है। हमारा बॉडी काम कैसे करता है? फ्रिज की तरह। हम लोग पूरा दिन जब खाना खाते हैं, जो बच जाता है, जैसे लंच में कुछ बचा तो हम फ्रिज में रख देंगे, फिर शाम को उसे बाहर निकाल के यूज कर लेंगे या किसी को दे देंगे। बट अब इमेजिन करो कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 1 साल तक जो भी हर रोज बचा खाना वो फ्रिज में रखा बट इस्तेमाल ही नहीं किया, तो क्या होगा? फ्रिज ओवरलोडेड हो जाएगा। करेक्ट है। फिर जगह ही नहीं है, फिर फ्रिज के पास कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप को वो बड़ा करे, बट हमारे फैट के पास कैपेसिटी है। तो हम क्या करते हैं, जो भी खाना खाते हैं फिर उसको यूज नहीं करते, बर्न नहीं करते बाय एक्सरसाइजिंग, और ओवर ईट करते हैं, तो वो जो बचा हुआ खाना है वो हमारे फ्रिज में चला जाता है, और वो हमारा फ्रिज है बेली, हिप्स या थाइस। ओके। और वो जो बचा हुआ खाना है वो क्योंकि हम बर्न नहीं करते हैं, उसकी वजह से वो बढ़ते ही चला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स। फिर ऐसा हो जाता है कि वो इतना स्टबन हो जाता है, जैसे आप इमेजिन करो कि 2 साल पुराना अगर खाना फ्रिज में पड़ा हो तो कितना वो स्टबन हो जाता है, फिर वो जाएगा नहीं, उसकी बदबू आप निकाल भी दोगे बदबू नहीं जाएगी काफी समय तक। तो सिमिलरली वो स्टबन फैट को हटाना भी मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं है। एक सिंपल सा रूल ये है,
कि अगर आपने 5 साल लगाए हैं वो फैट को गेन करने के लिए, तो 5 महीने दीजिए अपने आप को, आप लूज कर लोगे आसानी से, कंसिस्टेंटली सारी चीजों को करने के साथ। 10 साल लगे हैं तो 10 महीने दीजिए, 15 साल लगे हैं तो 15 महीने दीजिए। तो ये फटाफट 10 दिन में फैट लॉस करने का गोल नहीं होना चाहिए। कोई रूल नहीं है भाई। अगर आपको लग रहा हो कहीं से भी, जितने लोग भी हैं कि 10 दिन में आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल इसके लिए डिसएग्री कर रहे हैं। एक चीज़ और होती है, आपने कहा कि अगर आपको 15 साल लगे तो आप 15 महीने दीजिए। लोग रिड्यूस तो कर लेते हैं पर मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो वो मेंटेन रखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेंटेन रखने के लिए शुरुआत ही ऐसी चीज से करो जो मेंटेन हो सके। यानी क्रैश डाइट मत करो, यानी 2-2 घंटा जिम में मत जाओ। आप जो बाद में नहीं कर सकते वो अभी मत करो। और क्विक फिक्स मत ढूंढो। रिक्शा के पीछे लिखा हुआ कहीं दिखे कि 10 किलो 1 महीने में कम करो बिना एक्सरसाइज किए, तो भागो मत। ऐसी चीज फॉलो करो कि जो सस्टेनेबल नहीं है। मेंटेन ना होने का एक सर्वे जो कहता है कि 95% ऑफ पीपल, जो लोग वजन कम करते हैं कोई भी डाइट एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करके, वो वापस बढ़ा ही देते हैं। और वो इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो फटाफट शब्द में घुस जाते हैं, बिलीव करते हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चलो वजन, शादी आ रही है, वजन कम करना है, फिर जैसे थे वैसे हो गए। बट व्हाई कांट यू डू समथिंग कि जो जिंदगी भर आप फॉलो कर सको। तो वजन कम करना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपका बॉडी तो चाहता ही नहीं है कि वो वजन बढ़ाए और बीमारी आए। आपका बॉडी नेचुरली डिजाइन हुआ है कि वो होम्योस्टेसिस, स्टेट ऑफ बैलेंस में रहे, यानी वजन ना बढ़ाए, या वजन अगर कम है तो बढ़ाए, अगर आपका बीमारी है शरीर में तो हील करे अपने आप को। तो आपको अलाउ करना है उसे कैसे? सही खाना खा के, सही मूवमेंट करके, और सही सोकर, और अच्छे इमोशंस रख के। कितना सही है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ जो रूटीन जी रहे हैं उसको आप सही तरीके से फॉलो करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे एक चीज़ और मैम आ जाती है, जैसे कि आपने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जिम में 2-2 घंटे बिताने की ज़रूरत नहीं है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसीलिए शायद उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे? एक नॉर्मल बॉडी अभी है, उसको फैट नहीं बढ़ा है, बट वो चाहती है कि आगे भी उसका फैट ना बढ़े, तो वहाँ पे क्या चीज़ उसको कंसिस्टेंटली करना चाहिए और क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, अगर आप बता पाए तो? जिनको भी फैट लॉस करना है उनके लिए डाइट और लाइफस्टाइल में, पहले डाइट में मैं बात करती हूँ क्या करना चाहिए। तो पहले तो रिमूव करो ऐसी चीज़ों को कि जो आपका फैट गेन और करवा रही है। तो फैट गेन और क्या करवाता है? जो भी चीज बॉडी में जाके शुगर तुरंत बनता है वो अवॉइड करो। तो क्या बनता है? तो पहला तो डायरेक्ट शुगर जो खा रहे हैं, जो एक्सेस मात्रा में अभी हो रहा है। शुगर बुरा बिल्कुल नहीं है, बट हम बहुत खा रहे हैं इसीलिए वो बुरा बन चुका है। करेक्ट। सो हिडन शुगर जिसमें भी है, पैकेज फूड है, या सॉफ्ट ड्रिंक, बहुत एक नंबर 1 फूड मैं कहूंगी इन अ वे कि जो बहुत ज्यादा फैट गेन करता है। दिखता कुछ नहीं है बट फैट गेन बहुत ज्यादा करता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, कलरफुल पानी जितने भी है, सबको अवॉइड करो। उसके साथ आप अगर कोई मैदा बेस्ड फूड्स ले रहे हैं, बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, तो उसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सी दैट जैसे ये अवॉइड किया जो आपके बॉडी में और ज्यादा फैट बढ़ा रहा है, उसको रिप्लेस करो ऐसी चीजों से जो आपको फैट कट डाउन करने में हेल्प करेगा। तो फैट कट डाउन करने में क्या हेल्प करेगा? पहला तो होल ग्रेन्स लीजिए, मिलेट्स लीजिए। तो आप लेट से जवार की रोटी, रागी, मक्का, बाजरा वगैरह ले सकते हैं। इवन राइस इज एब्सोल्युटली फाइन। वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं तो लीजिए। दिन में, पूरे दिन में 4 बार वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो लेट्स से लंच में आपने सैलेड लिया और एक सब्जी ले ली, तो वो 2 सर्विंग हो गए। शाम को एक सूप ले लिया, थोड़ा सौते वेजिटेबल्स ले लिया, तो टोटल 4 सर्विंग्स हो गए दिन के। दिस इज एब्सोल्युटली आइडियल फैट लॉस करने के लिए। वेजिटेबल के अंदर लीस्ट कैलोरी एंड मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है। तो वो आपको बॉडी को हील भी करेगा और वजन भी नहीं बढ़ाएगा। साथ में प्रोटीन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन आपके फैट लॉस को सपोर्ट करता है। उसका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF जो है वो हाईएस्ट होता है। सो जिसकी वजह से वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपका बॉडी फैट बर्न और मेटाबॉलिज्म को एक्सिलरेट करता है। सो प्रोटीन के सोर्सेज आपको जो मिले वो आप जरूर ऐड कीजिए। जरूरत पड़े प्रोटीन शेक ऐड करो। ऑलवेज गुड क्वालिटी, नेवर बैड क्वालिटी। फिर लाइफस्टाइल में आता है। तो लाइफस्टाइल में स्लीप सबसे पहला इमोशंस के बाद आएगा। इमोशंस की ऑलरेडी हमने बात कर ली तो हम वहां नहीं जाएंगे। बट स्लीप में अगर आप 10-11 बजे तक सो सकते हो, 6 से 8 घंटे की नींद ले सकते हो, नथिंग लाइक इट। और साथ में मूवमेंट,
सो उसमें लोग एक्सरसाइज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, बट एक्चुअली नीड जरूरी है। NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ओके। मतलब ये हुआ कि आप 1 घंटा जिम में जाते हो, बस 10 घंटा बैठ के काम करते हो, तो वो 1 घंटा कोई फायदा नहीं देने वाला है। तो पूरे दिन में आप हर आधे पौने घंटे पे खड़े होके 1 मिनट का स्ट्रेचिंग या वॉकिंग या स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर लिया, पुशअप कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, वो नीट है। और नीट से आपका 15 to 20 या इवन 30% तक कैलोरी बर्न होता है पूरे दिन का, विच इज क्वाइट अ लॉट कंपेयर टू 5% ऑफ एक्सरसाइज। मुझे लगता है आपकी बात सुनने के बाद कि लोगों ने शायद अपने दिमाग में वेट लॉस करने का एक फोबिया बैठा रखा है, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा एक्सलरेट कर दिया है कि लोग उस पर सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट। आपके अकॉर्डिंग इजी है चीज़ें करना, एंड आपने कहा कि अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, आप बताना चाहेंगे? सो प्रोटीन शेक को लेकर अभी तो इतना अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, रील्स, कंटेंट, जो आप कहना चाहो, सही भी है, क्योंकि प्रोटीन शेक अभी जो मार्केट में है 90-95% एडल्टरेटेड है, यानी मिक्सिंग वाले है। एक तो लो क्वालिटी प्रोटीन है, अमाइनो स्पाइकिंग एजेंट्स है, हार्मफुल शुगर्स है, कलर्स है, फ्लेवर्स है एक्स्ट्रा जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, तो वो डैमेज करता है। और लोग क्या करते हैं कि सस्ता देखकर चलो लेना है तो ऐसे ही ले लेते हैं, बट आपकी हेल्थ सस्ती नहीं है ना, आपका बॉडी सस्ता नहीं है, तो सस्ते में मत फंसो। आई एम नॉट सेइंग कि ज्यादा खर्चा करो, ऑल आई एम सेइंग जरूरत है वहां जरूर इन्वेस्ट करो, खर्चा नहीं इन्वेस्ट करो। तो प्रोटीन शेक कैसा होना चाहिए? पहले तो मैं कॉन्सेंट्रेट के बजाय वे आइसोलेट सजेस्ट करती हूँ हमेशा, क्योंकि उसमें लैक्टोज नहीं होता है। आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स अवॉइड अगर कर सकते हैं। अगर हार्मफुल शुगर्स है, सुक्रालोस, माल्टोडेक्स्ट्रिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। स्टीविया, मंक फ्रूट इज समथिंग जो मैं रेकमेंड करती हूँ। प्रिजर्वेटिव्स ना हो तो इवन बेटर है। तो अमाइनो स्पाइकिंग एजेंट्स नहीं होने चाहिए, फिलर्स, बाइंडर्स नहीं होने चाहिए। इसलिए मुझे बहुत वक्त लगा था RHN सप्लीमेंट्स में, मेरी ब्रांड जब मैं लॉन्च कर रही थी प्रोटीन शेक, तो आई गॉट अ इतना हेडेक था, क्योंकि मैं लास वेगस में गई, सप्लीमेंट एक्सपो दुनिया का सबसे बड़ा होता है US में, मल्टीपल टाइम्स अटेंड किया, बट वो सब कुछ करने के बाद भी, यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद भी, आई रियलाइज दैट ये बहुत ही इंडस्ट्री, इट्स वेरी सैड कि जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत रिसर्च किया, मेहनत किया, बिकम एन एडवांस सप्लीमेंट एडवाइजर, एंड उसके बाद आई वॉज वेरी हैप्पी कि अभी भी है इंडिया में और दुनिया में कुछ ऐसी अच्छी ब्रांड्स की जो अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन भी दे रहे हैं। सो अगर आपको मिले देन व्हाई नॉट। डेफिनेटली क्यों हम गलत की तरफ जाएं, और गलत की तरफ जा करके जो बहुत अच्छा है उसको भी गलत कर लें। तो बेटर है कि हम सही दिशा में जाएं। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बदलूंगी। एक जनरल आज की डेट में बहुत लोगों के पास एक चैलेंज है, दैट इज द विटामिन B12। एज अ कोच जो मेरे पास लोग आते हैं, उनकी जो जनरल महिलाएं बातें करती हैं, उनके पास एक क्वेश्चन होता है, मैम B12 मेरा कम हो गया इसलिए मैं वीक फील कर रही हूँ। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसको अगर आप चाहें कि विदाउट हम कोई सप्लीमेंट इसको ठीक कर सकते हैं, तो उस जगह पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है B12 बढ़ाने का, सिवाय टेकिंग सप्लीमेंट्स। क्यों? क्योंकि B12 आपका बढ़ता है बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया जो है वो ज्यादातर नॉन वेज फूड से ही आपको मिलेगा। सो B12 का नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज कौन कौन से है? अगर आप एगिटेरियन है, एग्स वंडरफुल सोर्स ऑफ B12, और नॉन वेज में जो भी चिकन फिश खा सकते हो उनको उसमें से मिलेगा। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो वो आपको वो क्वालिटी का B12 नहीं मिलेगा जो नॉन वेजिटेरियन को मिल सकता है। सो उस केस में क्या करना? कर्ड, फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि साउथ इंडियन फूड्स जितने भी है, या गुजराती फूड्स में हम ढोकला, हांडवा वगैरह कहते हैं, तो वो सारे फूड्स फर्मेंटेड जो होते हैं, फर्मेंटेड राइस कुछ लोग, या ओवरनाइट सोक्ड राइस ले लिए, तो वो चीज़ों में आपको थोड़ा सा मिल जाएगा B12। बट क्या वो इनफ है? नो, नॉट इनफ। आइडियली जब आप ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हो तो 212 से कम अगर आपका B12 है तो कहा जाता है कि ये कम है। बट फंक्शनल न्यूट्रिशन या लेटेस्ट साइंस के हिसाब से जो आइडियल लेवल होना चाहिए B12 का, वो 500 से 800 के बीच में होना चाहिए। सो 500 से नीचे नहीं होना चाहिए। मैंने हजारों ब्लड रिपोर्ट्स देखे हैं, ज्यादातर लोगों के अंदर B12 की कमी होती है। मेरे अंदर भी B12 की कमी है, तो मैं भी सप्लीमेंट रेगुलरली लेती हूँ। सप्लीमेंट लेना जरूरी इसीलिए है क्योंकि वो मेडिसिन नहीं है, मतलब इसकी साइड इफेक्ट नहीं होती, इसको ना लेने से साइड इफेक्ट होगी।
ओके क्योंकि B12 कैसे आप पूरा करोगे अदरवाइज, जैसे कुछ Right. लोग वीगन है, वेजिटेरियन, नहीं पूरा होगा, संभावना ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी Okay. नहीं है, तो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। बट इमेजिन कि आप गाजर ककड़ी जैसे खाते हो वैसे ही आप सप्लीमेंट ले रहे हो, सप्लीमेंट दवाई नहीं है। ओके हाँ, लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मतलब ये थोड़ा सा मेडिसिन ले रहे हैं। नहीं, राइट ओके, जैसे आपने कहा कि सप्लीमेंट लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, या B12 आजकल जनरली सभी को होता है, आपने खुद को भी बोला कि है। जी, रीज़न क्या है इसके पीछे? हमारा सॉइल डिप्लीटेड है आज, न्यूट्रिशन नहीं है सॉइल में। आप जो खाना खा रहे हैं वो, मैं सभी न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियली सॉइल से आता है। तो वो जो सॉइल है, क्योंकि उसी में कुछ नहीं है, तो वो प्लांट्स में कैसे आएगा? इसीलिए आज हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, कोई ना कोई विटामिन मिनरल जो है वो डेफिशिएंट होगा ही होगा। प्लस हमारा स्ट्रेस बढ़ चुका है, पोल्यूशन बढ़ चुका है, एयर वाटर एवरीथिंग इज पोल्यूटेड। हमारा बॉडी का जो अब्जॉर्प्शन एबिलिटी है वो भी कम हो चुका है, क्वालिटी ऑफ फूड हैज चेंज्ड, यू नो। सब कुछ जो है आसपास हम देख रहे हैं ना, सब कुछ कहीं ना कहीं या तो पोल्यूटेड है, या तो एक्सेस में है, या तो अच्छा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। इट इज लाइक जैसे सब कुछ इवॉल्व होता है, पहले लोग धोती पहनते थे, आज हम नहीं पहनते, पहले हल चलाते थे, आज हम नहीं चलाते, तो एवरीथिंग इज इवॉल्व। सो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वो भी इवॉल्व हुआ है। राइट, कहीं ना कहीं हम अपनी ही दिशा को ठीक करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। Absolutely. तो जैसे कि आप एक्सरसाइज वगैरह भी बताते हैं, और मैंने कई वीडियोस आपके देखे हैं और अप्लाई भी किए हैं, एंड आई फील समथिंग बेटर। तो एक जनरल वे में एक नॉर्मल लेडी जो रेगुलर काम कर रही है, घर में है या हाउसवाइफ या वर्किंग भी है, तो उसको दिन के 24 आवर्स में कुछ एक दो अगर आप बताना चाहें कि हाँ ये चीज़ें आप कर लें तो आप नॉर्मल बॉडी को मेंटेन्ड रख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि आपकी स्लीप पे फोकस कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप सिर्फ एक्सरसाइज को लेकर पूछ रहे हैं या ओवरऑल लाइफस्टाइल? ओवरऑल सो स्लीप वो नंबर 1 है, क्योंकि आपको सुबह एनर्जी ही नहीं मिलती है कुछ भी करने की। मैं आपको बोलूँगी सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, आप नहीं करोगे अगर सोए अच्छे से नहीं हो। तो सब कुछ शुरू होता है स्लीप से। सो ट्राई करो कि आप 10-11 बजे तक सो जाओ, 6 से 8 घंटे की नींद लो, अगर पॉसिबल है 7 to 8 आवर्स। उसके बाद सेकेंड चीज जो करनी है, उठने के बाद 1 घंटा आप क्या करते हो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो 1 घंटा पूरे दिन बाकी के 23 घंटे कैसे जाएंगे उसको वो सेट करता है। तो उठने के बाद पहली चीज क्या करना, तो मोबाइल को मत पकड़ो, मोबाइल को साइड में रखो, 1 घंटे तक छूना नहीं है, वो रूल बना दो। मुश्किल होगा शुरुआत के लिए तो 5 मिनट से शुरू करो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो फिर वो 1 घंटे में क्या करना है, एग्जाम्पल आप सुबह उठ के सनलाइट अगर ले सकते हो लो, मे बी वॉक करते करते ले सकते हो बेस्ट, इफ नॉट कहीं पे भी वॉक करो थोड़ा सा, या कुछ नहीं थोड़ी एक्टिविटी करो, फ्रेश एयर लो, प्राणायाम करो, थोड़ा ब्रेथ वर्क करो। और साथ में अगर कोई किताब अच्छी लगती है आपको, कोई भी पॉजिटिव किताब अच्छी लगती है तो वो आप पढ़ो जो आपके माइंड को फीड करे। सो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को फीड करे ऐसा कुछ। तो माइंड को क्या फीड करेगा, तो लेट्स से आप कोई पॉजिटिव किताब पढ़ रहे हो या पॉडकास्ट सुन रहे हो, बट मैं पॉडकास्ट इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मोबाइल चाहिए उसके लिए। करेक्ट। सुबह 1 घंटे के दौरान तो आपने किताब पढ़ ली। दूसरा, बॉडी के लिए क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया। तीसरा, सोल के लिए मेडिटेशन कर लिया। तो ये 3 चीजें अगर आप करते हो उठने के साथ, आपका पूरा दिन सेट होगा। फिर वो सासू माँ परेशान नहीं करेगी, वो बच्चा परेशान नहीं करेगा, खाना पकाना है क्या पकाना है उसमें आपका दिमाग चिढ़ नहीं जाएगा। तो वो दूसरी चीज है जो करनी है। और तीसरी, हाँ प्लीज कंटिन्यू। और तीसरी आखिरी जो करना है वो है कि इन अ डे एटलीस्ट 1 से 5 मिनट का ऐसा कोई वक्त निकालिए जिसमें आपके दिल को सही में खुशी मिले, ऐसा कोई काम कर रहे हो। पूरे दिन हम लोगों के लिए काम करते हैं, बट एटलीस्ट कुछ वक्त निकालिए जिसमें सिंपली गाना सुन लिया अपना, लता मंगेशकर का कोई फेवरेट, या आपने मे बी झूले पे बैठ के आप चाय पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। इसीलिए चाय पीना लोगों को पसंद होता है, स्पेशली फीमेल शाम को 4-5 बजे राह देखती है कब मैं झूले पे बैठ के चाय पीऊँ, क्योंकि अ टी इज लाइक अ हग इन अ कप। राइट। वो कहती है सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। जी।
लेकिन सर तो चाय छुड़वा देते हैं, आप चाय छुड़वा देते हैं, तो इस पे चाय के पीछे फिर आप मेरे को प्लीज। मैं चाय के अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल Okay. भी। मैं चाय कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, कितना लेते हैं, उस पे मैटर करता है। तो मैं खुद आई लव माचा टी फॉर एग्जांपल। मुझे कभी कभी मसाला चाय, हमारी इंडियन मसाला चाय बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी ले लेती हूँ मिल्क और शुगर के साथ, क्योंकि ब्लैक टी इतनी मुझे अच्छी नहीं लगती। ब्लैक कॉफ़ी डेफिनेटली मैं एंजॉय करती हूँ, बट मुझे मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। Okay. आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है बस। मतलब Okay. मैं चाय ना पीऊं और मुझे हेडेक हो, वो बुरा है, वो नहीं होना चाहिए। बट मैं इसीलिए पी रही हूँ क्योंकि बस बारिश का मौसम है, मजा आ गया तो मैं ले रही हूँ। मैं दिन का 1 या 2 कप चाय ले रही हूँ, इज एब्सोल्युटली फाइन। बट कुछ लोग 15-15, 6-6 कप लेते हैं, दैट इज नॉट आइडियल। बहुत ज्यादा शुगर डाल देते हैं, दैट इज नॉट आइडियल। तो सब कुछ मॉडरेशन में लेना इज एब्सोल्युटली फाइन। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने किसी चीज़ को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया कि नहीं चाय लेनी ही नहीं है। वेरी बैलेंस वे में बहुत ईजिली आपने चीज़ों को क्लियर किया है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। एक ही लाइफ है तो फिर एक ही क्यों life उसको है। बोरिंग बनाना। हेल्दी लिविंग इज नॉट बोरिंग, इट इज फन, एंड इट इज मोर फन देन बीइंग अनहेल्दी एंड पार्टिंग ऑल नाइट एंड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। लोगों को लगता है वही लाइफ है, वही हैपनिंग है। दिस इज नॉट हैपनिंग, इट इज हैपनिंग ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स राइट। टिल द टाइम यू आर डूइंग इट। बट जब आप वो नहीं कर रहे उसके बाद आप कैसे हो वो देखो ना। तो जिसको हम हैंगओवर बोलते हैं, यू आर नॉट इन योर फुल फिटेस्ट और हेल्दीएस्ट सेल्फ, यू आर नॉट इन योर सेल्फ ओनली, you know, after doing all of these things. तो I'm not saying मत करो, all I'm saying is होश में करो, अवेयरनेस में करो, ज़रूरत है तब करो, मॉडरेशन में करो, बट बाकी के वक्त आप ऐसे जियो कि आपको ये नशे करने की ज़रूरत ही ना पड़े। Okay. आपने नशा का नाम ही लिया तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या आप कोई ऐसी रेमेडी देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए परेशान हैं, अंदर से वो चाह रहे हैं कि वो इसे छोड़ दें। कई लोग होते हैं जो चाहते हैं छोड़ दें, बट वो ये ना कि उनका डोपामाइन उसमें कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में आ चुका है। तो आप अपनी तरफ से क्या किसी को बताना चाहेंगी कि आप इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं नॉर्मली? डोपामाइन जो है मेजर फैक्टर है, जैसे आपने बताया कोई भी एडिक्शन का। तो कोई भी आज फीमेल भी जो है वो, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट का सब्जेक्ट आ चुका है, तो फीमेल्स ऑल्सो फील कि व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो उसके चक्कर में वो भी अल्कोहल और वो भी सिगरेट लेना और वो भी सारी चीजें करना शुरू कर चुकी है जो पहले सिर्फ बंदे कर रहे थे, मैन कर रहे थे, है ना। मतलब वो तो गलती कर ही रहे थे, हमने भी उनको ज्वाइन कर दिया। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हम क्यों किसी को, पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट में ये किसी को प्रूव करने की कोशिश करे कि हम किसी से बेटर है। आई फील बोथ ऑफ देम आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि मैन और वुमेन दोनों में से कोई आगे या पीछे है, दोनों अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। और एक अगर मैंगो है और दूसरा एक चीकू है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उसके चक्कर में नशे बढ़ चुके हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और नशा क्यों बढ़ता है उसका एक सिंपल सा रीजन ये होता है कि कुछ तो खालीपन है, उसे भरने के लिए आपको एक्सटर्नल सब्सटेंस लेना पड़ता है। करेक्ट। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो आज नहीं मानते, कल उनको शायद पता चल जाता है, या उनको लगता है कुछ नहीं, तुमने किया नहीं है, पता नहीं है, या हमारे आसपास तो सब करते हैं और ये तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप, अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, बंद कर दो, छोड़ दो हमेशा के लिए, प्रॉबली नॉट। ऑल आई एम सेइंग इज, क्या वो आपको सर्व कर रहा है, कि आपके लाइफ के पर्पस को सर्व कर रहा है। जब आपकी लाइफ में कोई पर्पस आ जाता है, कोई बड़ा गोल आ जाता है ना, फिर ये सारे नशे फीके पड़ जाते हैं, बिकॉज यू फील कि ये आपको ये वाले नशे से दूर कर रहा है। तो जैसे फिट भारत मिशन है, दैट इज माई नशा। तो अगर मैं टाइम पे ना सो, अगर मैं हेल्दी ना रहूं, अगर मैं टाइमली मील्स ना लूं, तो वो मेरा नशा है। क्योंकि मेरे पास एक वाय है कि मुझे ये कुछ करना है, क्योंकि मैं आई हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल एंड आई हैव टू शो इट विथ माई एक्शंस। तो मेरा बहुत बड़ा वाय है, तो मेरे पास वक्त ही नहीं है सोचने का कि अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, और ये तो बहुत बड़ा हो गया, छोटी चीज हो सकती है कि गुस्सा करना, वक्त ही नहीं है गुस्सा करने का, वक्त ही नहीं है कंप्लेन करने का, वक्त ही नहीं है कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं ये बताने का। अभी जहाँ हो वहां पे आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो और अपने गोल के ऊपर कैसे काम कर सकते हो। सो आई फील दैट व्हेन यू रिप्लेस समथिंग विथ अ पॉजिटिव थिंग, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजें चली जाती है। सो फाइंड योर गोल, फाइंड अ बिगर पर्पस,
आपको खुशी दे ऐसा कुछ काम करो, ऑटोमेटिकली आप सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देंगे विच डज नॉट सर्व यू। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजिली वे में आपने बहुत सारी लाइफ की जो मिथ हैं वो आपने तोड़े हैं। तो एक लास्ट मिथ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि लोग कहते हैं कि वुमेन्स के पास समय ही नहीं है अपने आप को फिट रखने का। तो ये जो समय का फैक्टर है, क्या पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है? क्या दोनों के काम अलग है? मतलब दोनों अलग हैं पर दोनों का बहुत अलग अलग तरीके से नाप देते हैं लोग। फिर कहते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, मुझे सही लगी आपकी बात कि इसको इसमें बांधना नहीं चाहिए, दोनों अलग है। तो आप इस टाइम फैक्टर को किस तरह से देखते हैं? ये सब दिमाग का एक वो है या वाकई ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं? आपको पता है जिस जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ जो वॉचमैन है, वहाँ लिफ्टमैन है, वहाँ जो पियून है जो काम करता है, सभी ये कंप्लेन करते हैं, अरे मैडम हम तो बहुत बिजी है, हम तो बहुत बिजी है, हम तो कितना बिजी है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। और सेम चीज़ जो CEO ऑफ अ कंपनी है वो भी कहते हैं कि हम बहुत बिजी है, बट दोनों अलग अलग काम में बिजी है। करेक्ट। तो दुनिया में आप रिक्शा वाले के पास जाओगे या कोई चाय बेचने वाले के पास जाओगे, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको ये नहीं कहेगा, ये ना कहे कि मैं बिजी नहीं हूँ। सभी बिजी है। द क्वेश्चन इज नॉट कि आप बिजी हो या नहीं, क्वेश्चन इज आप किस में बिजी हो। करेक्ट। तो जिसमें आप बिजी हो, अगर वो आपको रिजल्ट दे रहा है तो मत फोकस करो हेल्थ पे। बट आपको पता है कि जिसमें आप बिजी हो वो आपको ना तो सर्व कर रहा है अभी, ना फ्यूचर में करने वाला है, ना आपके परिवार को सर्व करने वाला है, ऊपर से लाइफ बिगाड़ने वाला है, तो फिर उसमें क्यों बिजी हो? तो अगर तुम बिजी हो वो स्क्रीन पे स्क्रॉल करने में, अगर तुम बिजी हो कि वो अपने बेकार दोस्तों के साथ पार्टी करने में, अगर तुम बिजी हो मे बी गप्पे लड़ाने में फोन के ऊपर, या वो किटी पार्टी में बस किसी की बुराई, तेरी बहू, तेरी सास, उसकी बात करने में, या अगर आप बिजी हो कि रात को 1-1 बजे तक आप बिंज वॉच करते हो, नेटफ्लिक्स के ऊपर शो देखते हो, तो वो बिजी होना आपकी लाइफ को बेकार बना रहा है। तो आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से काम हैं कि जो आज से आप अवॉइड कर सकते हो ताकि आप अपने आप के करीब जा सको। हमें बिंज वॉचिंग इसीलिए करना पड़ता है दोस्तों के साथ, इसीलिए वो गलत आदतों में फंसना पड़ता है क्योंकि हम अपने आप के साथ कनेक्टेड है ही नहीं। और एक फीमेल जब अपने आप के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, एक स्त्री जब दुखी होती है, एक स्त्री दुखी नहीं होती, पूरा घर दुखी होता है। करेक्ट। क्योंकि उसके पास वो देवी है, उसके पास शक्ति है कि घर को या तो वो स्वर्ग बना सकती है या तो वो नर्क बना सकती है। तो जो भी फीमेल सुन रही है उनको ये रियलाइज करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि उनमें से कुछ ऐसे भी होगी जो बहुत खुश रहना जानती है। आप देखना उनका घर स्वर्ग होगा, भले पैसे ज्यादा नहीं होंगे, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनके पास सब कुछ है पर तो भी गरीब होते हैं क्योंकि सिर्फ पैसा है। पैसा कमाना चाहिए। मैं लोगों को सिखाती भी हूँ, जब मैं हेल्थ कोच बनाती हूँ, आई टीच देम हाउ टू अर्न मोर मनी, बट आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पैसा कमाओ या पैसा मत कमाओ। ऑल आई एम सेइंग इज उसके साथ साथ हेल्थ भी कमाओ, उसके साथ साथ खुश भी रहो। तो आई थिंक वी नीड टू लर्न कि हम प्रायोरिटाइज करें टाइम को, जिसमें हम होलिस्टिक लाइफ और होलिस्टिक सक्सेस क्रिएट करें। और वो तब हो सकता है जब आप अवेयरनेस में आ जाओ, ऐसी चीज़ों को छोड़ो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको सही में खुशी दे। ओके, तो मैम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको खुशी आपकी हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंट देती है, यानी एंड ऑफ द रिजल्ट हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है और कितना वो आपके लिए बेनिफिशियल है या वो आपके लिए क्या इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे मैम ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि एक चाय वाला भी बिजी है और एक CEO भी बिजी है, तो आप देख लो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो और किस चीज़ में बिजी हो, और उस बिजी होने के कारण आप हेल्थ पे कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने लिए डैमेज क्रिएट कर रहे हो। एब्सोल्युटली। तो बहुत ही ब्यूटीफुल्ली मैम आपने इसको एक्सप्लेन किया और बहुत सारी वैल्यू ऐड करी है। फिट भारत के साथ आप आगे भारत को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रही हैं, उसके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो। थैंक यू कि लाइफ का ये जो भी मिशन है आपका, ये जल्दी पूरा हो और सही समय पर सही दिशा में बेहतर रिजल्ट लेकर आए। एंड मैं अपने व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगी कि समय आपका है, आपको तय करना है कि ले जाना कहाँ है। जिंदगी आपकी है, आपको तय करना है कि इसे बनाना कैसे है। तो मैम के पूरे जो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया उसके लिए ग्रेटफुल है। थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू आप सभी से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप
मैम से नेक्स्ट किसी पार्ट में क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैम ने जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको आपकी लाइफ में क्या फ़ायदे आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिट रहें, और अगर आप चाहें तो मैम के साथ फिट भारत में जुड़कर भी फिट रह सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।